आज की इस नई और बेहद महत्वपूर्ण गहन चर्चा में मैं सभी का स्वागत करता हूं। शुक्रिया। और आज का जो विषय है वो वाकई हर उस इंसान से जुड़ा है जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास आज स्रोतों का जो भंडार है ना, वो बहुत ही विशाल और आंखें खोल देने वाला है। हाँ, हमने बहुत सी रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया है। सही कहा। आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए हमने कानूनी विशेषज्ञों के विस्तृत लेख, रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक ब्लॉग्स को खंगाला है। और साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात का संबोधन और डीडी न्यूज जैसी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों की विस्तृत रिपोर्ट्स भी हमारे इस अध्ययन का हिस्सा है। तो आज का हमारा मिशन बहुत साफ है। आज हम एक ऐसे खौफनाक साइबर अपराध का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने असल में पूरे भारत में तहलका मचा रखा है, जिसे लोग डिजिटल अरेस्ट के नाम से जानने लगे हैं। हाँ, डिजिटल अरेस्ट। तो इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हर स्मार्टफोन यूजर को एक सर्वाइवल गाइड देना है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं कि आखिर कैसे फोन पर आने वाली एक अनजान कॉल किसी की भी जिंदगी भर की कमाई पल भर में साफ कर सकती है। इस पूरे फ्रॉड की जो शुरुआत होती है ना, वो बहुत ही सामान्य सी लगने वाली एक फोन कॉल से होती है। एक आम सी कॉल जो अचानक आती है। बिल्कुल, अचानक फोन बजता है और कॉल करने वाला व्यक्ति बहुत ही आधिकारिक, मतलब एकदम कड़क सरकारी आवाज में खुद को पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बताता है। और वो आरोप भी ऐसे लगाते हैं कि इंसान सन रह जाए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग पार्सल की तस्करी या आपके आधार कार्ड का कोई अवैध इस्तेमाल। हाँ, वो पीड़ित को ये विश्वास दिला देते हैं कि उनके नाम और पते से कोई इलीगल पार्सल पकड़ा गया है। कहेंगे कि कस्टम ने एक पैकेट जब्त किया है जिसमें ड्रग्स हैं, या फिर कई सारे फर्जी पासपोर्ट और खून से सने कपड़े मिले हैं। मतलब कोई भी आम नागरिक जिसने कभी पुलिस स्टेशन का दरवाजा तक नहीं देखा, वो तो अचानक से अंतर्राष्ट्रीय अपराध का हिस्सा मानकर खुद को खौफ में डाल लेगा। यही तो उनका मकसद होता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्कैमर्स इस मायाजाल को असली रूप देने के लिए तकनीक का किस तरह पर दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब वो सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे सबसे पहले स्पूफ कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्पूफिंग का मतलब है कॉलर आईडी को धोखा देने की कला। कॉल असल में म्यांमार या कंबोडिया में बैठे किसी सिंडिकेट के कंप्यूटर से आ रही होती है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ और दिखता है। हाँ, टेलीकॉम नेटवर्क को मैनिपुलेट करके फोन की स्क्रीन पर भारत का कोई स्थानीय नंबर फ्लैश करवाया जाता है, यहाँ तक कि किसी असली पुलिस स्टेशन का लैंडलाइन नंबर। अरे बाप रे! तो जब कोई इंसान ट्रू कॉलर या गूगल पर वो नंबर चेक करता है तो उसे असली पुलिस स्टेशन का नाम दिखता है। बिल्कुल, और उसका भरोसा वहीं पक्का हो जाता है कि कॉल वाकई पुलिस से है। लेकिन स्रोतों में स्पूफिंग के अलावा एक और खतरनाक चीज का जिक्र है, वॉइस क्लोनिंग। एआई वॉइस क्लोनिंग, ये एक बहुत ही डरावना पहलू है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये ठग इंटरनेट पर मौजूद किसी असली अधिकारी की आवाज या फिर पीड़ित के किसी रिश्तेदार की आवाज की हूबहू नकल तैयार कर लेते हैं। और दबाव बनाने के लिए उनकी अगली चाल होती है वीडियो कॉल की। वे तुरंत स्काइप या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल चालू करवाते हैं। और इस स्क्रीन पर क्या दिखता है? एक पूरा फिल्म सेट। बाकायदा पुलिस या सीबीआई की वर्दी पहने लोग बैठे होते हैं, पीछे थाने जैसा बैकग्राउंड होता है, अशोक स्तंभ, सरकारी लोगो, सब कुछ होता है वहाँ। कैमरे पर फर्जी आईडी कार्ड और गिरफ्तारी का वारंट भी दिखाते हैं वो लोग। हाँ, और इस विजुअल सेटअप के बाद वे डिवाइस को हैक करने का जाल बिछाते हैं। जांच के बहाने वे एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं, जो वैसे तो आईटी वाले मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ इन रिमोट एक्सेस ऐप्स के डाउनलोड होते ही स्मार्टफोन या लैपटॉप का पूरा कंट्रोल ठगों के हाथ में चला जाता है। मतलब पीड़ित के बैंक अकाउंट का बैलेंस, ओटीपी, पर्सनल मैसेज, सब कुछ स्कैमर्स की स्क्रीन पर दिखने लगता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के मन की बात संबोधन में इस पूरे घटनाक्रम के मनोवैज्ञानिक पहलू को बहुत गहराई से समझाया गया है। उन्होंने स्कैमर्स के 3 मुख्य दावों का जिक्र किया है। हाँ, पहला दाव है पहले से ही व्यक्ति की निजी जानकारी जुटाकर रखना, जिसे ओसेंट या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहते हैं। सही कहा। कॉल करने से पहले ही वो सोशल मीडिया या डेटा ब्रीच से नाम, पता, आधार नंबर निकाल लेते हैं। जब कोई अनजान व्यक्ति फोन पर आपका घर का सही पता बताए तो शक की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। और उनका दूसरा दाव है भय और खौफ का माहौल बनाना। गिरफ्तारी या बैंक खाते फ्रीज करने की इतनी भयानक धमकियां देते हैं कि तार्किक क्षमता वहीं काम करना बंद कर देती है। और तीसरा दाव है समय का अभाव दिखाना। ठग बार बार कहते हैं कि जो फैसला करना है अभी के अभी करना होगा, कि तुरंत जुर्माना नहीं भरा तो पुलिस अगले 10 मिनट में घर पहुंच जाएगी। इंसान सोच ही नहीं पाता। और इस हड़बड़ी के साथ वो एक और खतरनाक रणनीति अपनाते हैं, जिसे आइसोलेशन कहते हैं। दुनिया से अलग थलग कर देना।
बिल्कुल। स्रोतों में दिल्ली के एक बहुत ही दर्दनाक मामले का उल्लेख है। वहां एक बुजुर्ग नागरिक को पूरे 6 घंटे तक स्काइप वीडियो कॉल पर अलग थलग करके अरेस्ट रखा गया। 6 घंटे? मतलब उन्हें किसी से बात नहीं करने दी गई? नहीं, सख्त हिदायत थी कि ना फोन काट सकते हैं, ना कमरे से बाहर जा सकते हैं और न ही परिवार के किसी सदस्य को बता सकते हैं। ये तो भयानक मानसिक प्रताड़ना है। और यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतनी धमकियां, वर्दी, फर्जी वारंट, सब कुछ एकदम असली लगता है। हाँ, लगता तो असली है। लेकिन जब हम कानूनी सच्चाई देखते हैं तो इस फ्रॉड का सबसे बड़ा झूठ सामने आता है। सच्चाई ये है कि भारतीय कानून में, चाहे वो नया BNSS हो, BNS हो या IT एक्ट, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही। कानूनी वास्तविकता एकदम स्पष्ट है। भारतीय कानून के तहत गिरफ्तारी हमेशा एक फिजिकल प्रोसेस है। मतलब व्हाट्सएप या स्काइप पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले का जिक्र स्रोतों में है। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI। इस फैसले में क्या कहा गया है? इसमें साफ कहा गया है कि गिरफ्तारी या हिरासत से जुड़ा कोई भी नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, जैसे व्हाट्सएप या ईमेल से नहीं भेजा जा सकता। तो कोई भी असली अधिकारी वीडियो कॉल पर जुर्माना या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांगता? एकदम सही। कोई भी सरकारी अधिकारी निजी बैंक खातों में पैसे नहीं मंगाता। कानून तो अपनी जगह है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो सच में तबाही का मंजर पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है कि इस स्कैम में अब तक 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लूटे जा चुके हैं। 3,000 करोड़? ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हजारों परिवारों की जिंदगी भर की कमाई है। बिल्कुल। पुणे का ही मामला ले लीजिए। वहां एक व्यक्ति को मैनिपुलेट करके 5.2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। और केरला में एक व्यक्ति ने इसी तरह 1.51 करोड़ रुपए गंवा दिए। और वो बिहार वाला डरावना मामला तो, मतलब एक युवा को पूरे 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। 10 दिन तक वीडियो कॉल पर बंद रखना, ये तो डिजिटल किडनैपिंग है। और अंततः उससे 22 लाख रुपए ठग लिए गए। जब हम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के डेटा को देखते हैं तो समझ आता है कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है। सिर्फ जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच 120.30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, और इसका तार म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में बैठे सिंडिकेट से जुड़ा है। ये पूरी तरह से कॉरपोरेट कंपनियों की तरह काम कर रहे हैं। इसी गंभीरता को देखते हुए तो चीफ जस्टिस ने CBI को पैन इंडिया जांच का जिम्मा सौंपा है। बिल्कुल, अब CBI पूरे देश में इन मामलों की जांच कर रही है। तो इस सब का मतलब क्या है? देश की एजेंसियां तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन अगर कोई इस मनोवैज्ञानिक जाल में फंसने लगे तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए? यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया रुको, सोचो, एक्शन लो का फॉर्मूला सबसे कारगर है। ये एक परफेक्ट सर्वाइवल रणनीति है। मतलब सबसे पहला कदम है कि डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें, कोई भी जानकारी या पैसा शेयर न करें। हाँ, रुको का मतलब यही है, तुरंत कॉल काटिए। फिर सोचो कि कोई भी पुलिस ऑनलाइन पैसे नहीं मांगती। और फिर सबसे अहम, एक्शन लो। और एक्शन लेने की ऑफिशियल प्रक्रिया क्या है? अगर कोई फंस जाए तो पैसे वापस पाने का प्रोसेस क्या है? पहला कदम है तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करना या फिर cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करना। और रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है? वहां से एक 14 अंकों का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। और इसके पीछे जो सिस्टम काम करता है वो बहुत ही उन्नत है। इसे CFCFRMS कहते हैं। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। नाम काफी जटिल है। हाँ, लेकिन काम इसका बहुत सीधा और असरदार है। जैसे ही 1930 पर शिकायत होती है, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसे हम एक तरह का डिजिटल हाईवे पेट्रोल कह सकते हैं ना? बिल्कुल, ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो देश के सभी बैंकों से जुड़ा है। ये तुरंत बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजकर पैसे को होल्ड करवाता है। लेकिन ठग तो पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दूसरे, तीसरे या 10वें खाते में भेज देते हैं। इसे ही मनी ट्रेल कहते हैं। और ये सिस्टम इसी मनी ट्रेल को ट्रैक करता है। अगर पैसा 100 अलग अलग खातों में भी गया है तो बैंक उसे ट्रैक करके 1 हफ्ते के भीतर पोर्टल पे रिपोर्ट करते हैं। यानी सिस्टम जितनी जल्दी एक्टिवेट होगा, पैसा होल्ड होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। एकदम सही। और RBI का भी यही संदेश है, घबराए नहीं, शेयर न करें, भुगतान न करें। मैंने स्रोतों में SBI के कूलिंग अवधि वाले सिस्टम के बारे में भी पढ़ा। वो कैसे काम करता है?
जब आप किसी नए बेनिफिशियरी को पैसा भेजते हैं तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को कुछ समय के लिए रोक कर रखता है। ये कूलिंग अवधि स्कैमर्स की तुरंत पैसे भेजो वाली रणनीति को फेल कर देती है। मतलब अनधिकृत लेनदेन को रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इन सिंडिकेट्स का असली हथियार कोई तकनीक नहीं बल्कि डर है। सही कहा। एक शांत दिमाग और थोड़ी सी कानूनी जागरूकता कि पुलिस ऑनलाइन पैसे नहीं मांगती, इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को फेल कर सकती है। बिल्कुल, जागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल है। इस पूरी चर्चा के अंत में मुझे स्रोतों से परे एक बात बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तकनीक ने हमें यूपीआई जैसी सुविधा दी ताकि हमारा जीवन आसान हो सके, लेकिन आज उसी तकनीक, एआई और डीप फेक को इंसानी दिमाग की सबसे पुरानी भावना, डर को हैक करने के लिए हथियार बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। एक ऐसे युग में जहां आंखों देखी वीडियो कॉल पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्या भविष्य में डिजिटल कम्युनिकेशन पर हमारा बुनियादी भरोसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? तकनीक और भरोसे के बीच ये जो दरार आ रही है, ये वाकई चिंता का विषय है। क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर अथॉरिटी तब तक झूठी है जब तक कि वो सच साबित ना हो जाए? श्रोताओं को इस विचार के साथ छोड़ते हुए इस बेहद अहम और गहन चर्चा का हम यहीं समापन करते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। बिल्कुल, सुरक्षित रहें।